साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 250 है। संभवतः उसमें आगे और भी पोस्ट जोड़े जाएंगे। आप लोग यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट सॉल्व किए हैं वो सब्जेक्ट वाइज थे, लेकिन आज से हम लोग कंबाइंड टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि पीसीएस प्री के पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ऑप्शन दिया है डीडी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या ए के अय्यर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, अर्थात 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। ऑप्शन दिया है पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रवरसेन प्रथम। आगे देखेंगे, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिया है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। इसी को खुरपका और मुंहपका भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विषाणु। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। ऑप्शन दिया है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ। आगे देखेंगे, हैदराबाद का देशांतर मान दिया है 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, भोपाल का दिया है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ का दिया है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर और बंगलुरु का दिया है 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। नीचे लिखा है कि उपर्युक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित हैं, अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। तो सबसे अधिक मान किसका है, लखनऊ का है। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है, जैसा कि मैप में दर्शाया गया है। यह लखनऊ है, यह है भोपाल, यहाँ है हैदराबाद और इसी के नीचे यहाँ है बेंगलुरु। तो सबसे पूर्व में दिखाई दे रहा है कि लखनऊ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी में बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, राजनीतिक अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाली विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है संसद की साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आगे देखेंगे, नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि
अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन दिया है महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला दिया है गहरे खड्ड, यू आकार वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन दिया है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट या मोनोसाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिका। आगे देखेंगे। कथन दिया है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और कारण दिया है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यह सही है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, किंतु उसने आक्रमण इसलिए नहीं किया था कि वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे देखेंगे। महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है संवैधानिक सरकार वह है, पहला दिया है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा दिया है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। आगे देखेंगे। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुशता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों को स्वतंत्रताओं की संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली के लेख के अनुसार उसने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। केरल का कट्टानाडु या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है मीठे पानी की झील के लिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। आगे देखेंगे।
केरल का कट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुधगुप्त के शासनकाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आगे देखेंगे। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज किया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। और तीसरा दिया है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है या केवल 1 तथा 3 सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल 1 तथा 3 सही है। आगे देखेंगे। सॉरी, यहाँ गलत टाइप हुआ है, डी रहेगा। तो पहला विकल्प था कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो यह है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लग रहा है। और दूसरा कथन दिया था कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ है और म्यांमार यहाँ है, तो ये तो एक दूसरे की सीमा से नहीं लगेंगे। तीसरा विकल्प था कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो नीचे मिजोरम दिया हुआ है, मिजोरम म्यांमार से और बांग्लादेश की सीमा से लग रहा है। तो इसमें यहीं तक था। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।